बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी सेज पर। एक बार फिर से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी के साथ। हमारी जो सीरीज है 10 सवाल मचाएंगे बवाल, जिसमें कि हम 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जिनकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा रहेगी पेपर में आने की। और साथ ही साथ हम जो चैप्टर्स लेंगे वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट ही होंगे आपके, जिनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जो मेरा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का मैंने पहला क्वेश्चन लिया है, एक स्टूडेंट ने वीआई ग्राफ बनाया है रेजिस्टेंसेस का। ठीक है, 3 रेजिस्टेंस का R1 R2 R3। ये नाइक्रोम के सैंपल्स है। तो आपने एक बात ध्यान रखनी है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आर जो है ये होता है आपका V इक्वल टू आई आर होता है ओम्स लॉ। अगर मैं यहां से निकालता हूं तो आर मेरा क्या रहेगा, V अपॉन आई रहेगा। ठीक है, आर मेरा क्या रहेगा, V अपॉन आई रहेगा। और जबकि अगर मैं 1 अपॉन आर की बात करूं तो ये क्या रहेगा, आई अपॉन वी रहेगा। अच्छा, ये स्लोप है मेरा, ये मेरा स्लोप है, और ये मैंने वी आई ग्राफ बनाया तो ये मेरा वोल्टेज है और ये करंट है। तो मैं स्लोप अगर निकालता हूं तो tan से निकलता है स्लोप। स्लोप कैसे निकलता है, tan से। tan में कैसे निकलता है, y अपॉन x, यानी y आपका i पर है, y एक्सिस पर क्या है, करंट है, और अपॉन में v है। यानी कि जो इसका स्लोप है वो 1 अपॉन आर के इक्वल है। वो क्या है, 1 अपॉन आर के इक्वल है, मतलब आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब जिसका एंगल जितना ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस उतना कम होगा। ठीक है, तो जैसे मेरा R3 है, इसका एंगल सबसे बड़ा है तो इसका रेजिस्टेंस सबसे कम होगा। R1 है, इसका रेजिस्टेंस उससे कम होगा क्योंकि इसका एंगल छोटा है। और सबसे छोटा R2, इसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, तो मेरे को ऐसा चाहिए कि R2 का रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा हो, लाइक दिस, और R1 का फिर उससे कम, तो ये रहा, और R3 का फिर सबसे कम, तो सबसे कम रेजिस्टेंस ये रहा। तो मेरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर असर्शन रीजन की। तो असर्शन रीजन क्वेश्चन है, सबसे पहले असर्शन पढ़ते हैं। मेटल्स एंड अलॉयज आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो आपके मेटल्स हैं और अलॉयज हैं, दोनों ही क्या है, अच्छे कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। तो बिल्कुल सही बात है, इसमें गलत क्या है, मेटल्स भी अच्छे कंडक्टर हैं और अलॉय भी, डिपेंडिंग ऑन द नेचर के आप उसको कैसा बना रहे हैं, ठीक है, वो भी अच्छे कंडक्टर हो सकते हैं। जबकि रीजन की अगर मैं बात करूं तो नाइक्रोम अलॉय इज इन यूज्ड इन, अच्छा यूज छूटा हुआ है यहाँ पर, मेंशन कर लेना, यूज्ड इन। तो नाइक्रोम अलॉय इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक आयरन। जो इलेक्ट्रिक आयरन जो प्रेस होती है आपकी, उसमें जो है नाइक्रोम के अलॉय यूज करते हैं एज अ हीटिंग एलिमेंट। तो ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है, ये भी बिल्कुल सही बात है। लेकिन अच्छा, इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं दी है ना। तो जो मेरा ये था, इसकी ये एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो हम अच्छी कंडक्टिविटी की बात कर रहे थे और यहाँ पर हम आयरन के अंदर नाइक्रोम यूज करने की बात कर रहे हैं। तो असर्शन रीजन बोथ आर करेक्ट, लेकिन एक दूसरे की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होता है आपका, वो करेक्ट हो जाएगा। A is true, R is true, but R is not the correct explanation of A. चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है आपका, इसके अंदर बोला एक करंट है जो कि 10 एम्पियर का है। आई कितना दिया है, 10 एम्पियर। ठीक है, 2 मिनट्स के लिए फ्लो होता है, यानी टाइम दिया है 2 मिनट। अच्छा, इसको स्टैंडर्ड उसमें कर लेते हैं, 2 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं ना। तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 60 यानी 120 सेकेंड। कितना हो जाएगा, 120 सेकेंड्स। अब फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा है, अमाउंट ऑफ चार्ज बताना है जो वायर के किसी भी पॉइंट के थ्रू फ्लो हुआ है। ठीक है, तो एक आपके पास फॉर्मूला है Q इक्वल टू आई टी। ठीक है, Q इक्वल टू आई टी, तो इसको लगा देंगे आप तो इससे इजीली हो जाएगा। Q इक्वल टू आई टी में आई आपका करंट है, टी टाइम है, तो चार्ज निकल जाएगा। तो Q है आपका 10, टाइम है 120, तो इसकी आपने मल्टीप्लाई कर लेनी है बस, तो ये 1200 आ जाएगा कूलम। यूनिट क्या है, कूलम है चार्ज की। इसके बाद सेकंड, सेकंड क्या कह रहा है मेरा, ऑल्सो कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग। तो एक एक क्या बताना है आपने, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर भी बताना है, कितने इलेक्ट्रॉन्स टोटल फ्लो हुए हैं। तो एक फॉर्मूला और है, Q इक्वल टू एन ई। क्या फॉर्मूला है, Q इक्वल टू एन ई। यहाँ पर n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और E है चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसके अंदर आपने करना क्या है, Q आपका आ चुका 1200 इक्वल टू n आपने निकालना है, और E ये जो मल्टीप्लाई में ये इधर डिवाइड में चला जाएगा, तो इसके डिवाइड में आ जाएगा एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो कि होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, तो ये कितना निकल के आएगा आपका, देखते हैं इसको। ये पावर ऊपर जाके प्लस हो जाएगी और ये पॉइंट यहाँ से हटाएंगे, टोटल मतलब डिवाइड जब आप पूरा करके इसको देखेंगे तो आंसर विल कम आउट टू बी 7.5 इंटू 10 टू द पावर 21। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। जब पूरी कैलकुलेशन मिला जुला के आप करेंगे तो 7.5 इंटू 10 टू द पावर 21 आंसर आ जाएगा। ये आपने देख लेना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की अगर मैं बात करूं, एक वायर है,
उसका जो है लेंथ उसकी खींचकर ट्वाइस कर दी। तो आपने एक बात ध्यान रखनी है, जब आप रबर बैंड खींचते हैं, जब उसकी लेंथ बढ़ाते हैं, तो उसकी जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो घटता है। तो जितनी आप लेंथ बढ़ाएंगे उतनी उसकी रेडियस घटेगी, ठीक है, लेंथ बढ़ाएंगे रेडियस घटेगी। तो लेंथ जो है आपने क्या कर दी, ट्वाइस कर दी, यानी एल डैश मानता हूं मैं ना, एल डैश जो है वो कितनी कर दी, 2L कर दी, जो ओरिजिनल लेंथ थी उसकी ट्वाइस कर दी। ऐसा करने से क्या होगा, जो मैंने आपको बताया कि रेडियस भी चेंज हो जाएगी। रेडियस कैसे चेंज हो जाएगी, जो नई रेडियस आएगी आर डैश, वो कितनी आ जाएगी, आर बाई टू, ओरिजिनल रेडियस बाई टू। जब लेंथ डबल हो जाएगी तो रेडियस हाफ हो जाएगी ऐसे केस में। तो आपने नया रेजिस्टेंस और नई रेजिस्टिविटी बतानी है। तो मेरा पहला रेजिस्टेंस क्या था, जिसको मैं आर से डिनोट कर रहा हूँ, रो एल बाय ए। यहाँ पर ये आपका ओरिजिनल रेजिस्टेंस है पहले वाला, ठीक है। अभी मैं दूसरे की बात करता हूँ, जो आर डैश निकला है, आर डैश होगा रो एल डैश बाय ए डैश, ठीक है। या फिर एक काम करते हैं, इसको मैं पहले कैलकुलेशन कर लेता हूं यहाँ पे, है ना, आर डैश आपका ये आ गया। तो अब आप ए डैश निकालोगे, ए डैश कितना होगा, पाई आर बाई टू का स्क्वायर, यानी कि पाई आर स्क्वायर बाई फोर, यानी कि जो मेरा ओरिजिनल रहा होगा वो पाई आर स्क्वायर रहा होगा एरिया, तो जो आपका ओरिजिनल एरिया है बाई फोर, तो ए डैश कितना है, ए बाई फोर, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं ए डैश लिख रहा हूं तो इनकी वैल्यूज लिख लेनी है मैंने। तो एल डैश कितना हो जाएगा, एल डैश है 2L, यानी ट्वाइस लेंथ, क्योंकि लेंथ डबल करी है। ए डैश जो एरिया है, एरिया क्या है, ए बाई फोर है, ओरिजिनल एरिया है उसका डिवाइडेड बाई फोर, ठीक है, क्योंकि रेडियस जो आपकी क्या हुई है, हाफ हुई है। अब ये फोर, ये जो डिवाइड के डिवाइड में होता है वो मल्टीप्लाई में आ जाता है, तो ये हो जाएगा 8, और ये रो, ये एल और ये ए। अच्छा, रो एल ए आपको पता है कि रेजिस्टेंस है, तो ये जो है 8R हो जाएगा। जो आपका आर डैश आया है नया रेजिस्टेंस, वो आया है 8 टाइम्स द ओरिजिनल रेजिस्टेंस। जो आपका ओरिजिनल रेजिस्टेंस था उससे 8 गुना ज्यादा आया है। इसके बाद पूछा है इन्होंने रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी का क्या होगा, रेजिस्टिविटी में सर नो चेंज, क्या होगा, नो चेंज। क्योंकि रेजिस्टिविटी किस किस चीज पर डिपेंड करती है, रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है नेचर ऑफ मटेरियल पर और टेम्परेचर पर। तो ना तो आपने टेम्परेचर चेंज करा है, ना नेचर ऑफ मटेरियल चेंज करा है। तो लेंथ और ब्रेड्थ का चेंज करने का, लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया का कोई फर्क नहीं पड़ता रेजिस्टिविटी पर, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 और 6 देख लेते हैं क्या कह रहे हैं क्वेश्चंस। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, इसमें लिखा है कि फैक्टर्स बताइए जिन पर रेजिस्टेंस जो है किसी भी वायर का वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो क्या क्या फैक्टर्स हैं, टोटली 4 फैक्टर हैं। पहले फैक्टर की मैं बात करता हूँ, लेंथ ऑफ कंडक्टर, किस पर, लेंथ ऑफ कंडक्टर पर डिपेंड करता है। आर का फॉर्मूला है ना रेजिस्टेंस का, आर इक्वल टू रो एल बाई ए, तो लेंथ पर डायरेक्टली डिपेंड करता है। अगर लेंथ बढ़ेगी तो क्या होगा कि आपका जो है रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर, उस पर भी डिपेंड करता है, लेकिन इनवर्सली, मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ेगा तो आपका जो है रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा। थर्ड वन की अगर मैं बात करूं, ठीक है, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जो लेंथ है कंडक्टर की उससे रेजिस्टेंस बढ़ेगा। मतलब ऐसे समझ लीजिए कि अगर आपको ज्यादा डिस्टेंस जाना है तो आपको ज्यादा एनर्जी लगेगी, ज्यादा रेजिस्टेंस लगेगा। दूसरा, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर, अगर क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा। मतलब कि अगर आपको एक अच्छी चौड़ी सड़क मिल जाती है, एक हाईवे मिल जाता है जाने के लिए, तो आपकी एनर्जी कम लगेगी, वहां पर ट्रैफिक कम होगा, चीजें कम होंगी, तो आपको इजिली मूव कर पाएंगे आप, ठीक है। तो रेजिस्टेंस कम लगेगा क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा होने पर। इसके बाद जो है नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करेगा। अगर एक अच्छा कंडक्टर है तो उसका रेजिस्टेंस भी कम ही होगा, जैसे कि कॉपर जनरली हम यूज करते हैं। ऑल्दो कॉपर बेस्ट कंडक्टर नहीं है, बेस्ट कंडक्टर आपका सिल्वर है, लेकिन वो काफी कॉस्टली है, ठीक है। और लास्ट हम बात कर सकते हैं टेम्परेचर कह लीजिए, या फिर सारी फिजिकल कंडीशंस जो भी हैं आपकी, टेम्परेचर और जो भी कुछ हो सकता है, ठीक है, स्ट्रेस वगैरह जो भी है, तो ये चीजें आप बोल सकते हैं। इसके बाद आपसे 1 ओम की डेफिनेशन मांगी है, आपने करना कुछ नहीं है, V इक्वल टू आई आर, आपको ओम्स लॉ पता है। अगर मैं आर की वैल्यू निकालूं यहाँ से, थोड़ा नीटनेस के साथ करते हैं, तो अगर मैं आर की वैल्यू निकालूं तो कितनी निकलेगी, V अपॉन आई। अच्छा, यहाँ सब जगह यूनिट के साथ 1 1 पुट कर देता हूं, तो रेजिस्टेंस की यूनिट है 1 ओम इक्वल टू वोल्ट, वोल्टेज की यूनिट कितनी है, 1 वोल्ट ही है आपकी इसकी, तो ठीक है, वोल्ट डिफरेंस की, पोटेंशियल डिफरेंस की, और आई की है एम्पियर, तो अपॉन में 1 एम्पियर। एक ओम रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, एक ओम रेजिस्टेंस हम उसको कहते हैं जब 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो, ठीक है।
लिख सकते हैं इसको आप, 1 ohm is the resistance when, कौन रेजिस्टेंस है, कौन सा रेजिस्टेंस है, when 1 एम्पियर करंट flows in a wire across a potential difference of 1 volt, across a potential difference of 1 volt। ठीक है, ऐसे आपने लिखना है। किसी भी चीज का आपका 1 वोल्ट की, इससे आप तीनों बता सकते हैं, 1 ओम की बता सकते हैं, 1 वोल्ट की बता सकते हैं, 1 एम्पियर की बता सकते हैं, और सिमिलरली किसी भी और चीज की पूछते हैं तो आप फॉर्मूला लिखिए और उसमें सब चीज की वैल्यू 111 रख दीजिए, तो आप डायरेक्टली ऐसे उसको बता सकते हैं। ठीक है सर, अगले की बात करते हैं। अगला क्या है, आपने 3 रजिस्टर दिए हैं आपको 9 ओम के, ठीक है, 9 ओम के 3 रजिस्टर दिए हैं, उन्हें इस तरह से जोड़ना है कि उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या बन जाए, एक बार 13.5 बनाना है, एक बार मैक्सिमम बनाना है। ठीक है, तो आपको अभी तक जनरली जो पता है, आपको दो तरीके पता है जोड़ने के, एक तो सीरीज है, एक पैरेलल है। अगर मैं सीरीज में जोड़ता हूं तो वो डायरेक्टली जुड़ जाता है, तो 9 प्लस 9 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। जबकि मेरे को 27 तो नहीं चाहिए, 13.5 चाहिए। अच्छा, पैरेलल में जोड़ू तो 1/9 1/9 1/9, ये कितना हो जाएगा, 3/9। रेसिप्रोकल करोगे तो 9/3, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। जबकि मेरे को कितना चाहिए, 13.5। तो यानी कि कोई ना कोई कॉम्बिनेशन यूज करना पड़ेगा सीरीज और पैरेलल का। तो ये क्वेश्चन को करने का हिट एंड ट्रायल के अलावा कोई मेथड नहीं है, हिट एंड ट्रायल से आप करिए इसको। कैसे कर सकते हैं, मान लीजिए कि मैं क्या करूं कि एक रेजिस्टेंस को मैं ऐसे लगाऊं और बाकी दो रेजिस्टेंसेस को ऐसे लगाऊं, ठीक है, और फिर देखूं कि इसका कितना बनता है रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये कितना है आपका, ये 9 है, ये 9 है और ये भी 9 है। तो ये 9 और 9 कैसे जुड़ेंगे, ये दोनों पैरेलल में है, तो 1/9 प्लस 1/9 कितना हो जाएगा, 2/9। ठीक है, आर निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 9/2 यानी 4.5। अच्छा, 4.5 ये निकल गया। इसके बाद जो है आपका ये वाला 9 है दूसरा, तो आपने 4.5 में ये वाला 9 जोड़ देना है दूसरे वाला, तो ये कितना आ जाएगा, 13.5 ओम आ जाएगा। और ये वही रेजिस्टेंस है जो आपसे पूछा गया है, यानी कि यही कॉम्बिनेशन आपको बना के तैयार करना है। और ये मैंने बिल्कुल भी देखा नहीं है, ठीक है ना, ये एक कोइंसिडेंट है भाई, कोइंसिडेंट ही ऐसा हो गया है, बिल्कुल भी ऐसा ना समझे कि भाई मैंने देख के करा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड की हम बात कर रहे हैं, तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस देखते हैं। तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस ही ध्यान रखना है, मिनिमम रेजिस्टेंस कब बनेगा, जब आप पैरेलल में जोड़ देंगे सबको, और मैक्सिमम रेजिस्टेंस कब बनेगा, जब सबको सीरीज में जोड़ देंगे। तो आपने क्या करना है, सबको सीरीज में जोड़ देना है मैक्सिमम रेजिस्टेंस के लिए। तो कितना बने, कैसे बनेगा सर्किट, कैसे बनेगा, ये सारे सीरीज में जुड़ जाएंगे, 1 2 और 3, ये आपका हो गया 9 ओम, ये आपका, और टोटल बन कितना जाएगा, 27 ओम बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप क्वेश्चन को इनको कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। अब इसके जो रीजन है आपने बताने हैं, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, रीजन बताने हैं। तो रीजन बताने में तो आई थिंक आप ब्रिलियंट है। तो करना क्या है, एलओएस के जो आप जितने भी एलओएस बनाते हैं उनको हीटिंग डिवाइसेस में यूज करते हैं। तो ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है बिकॉज एलओएस जो है आपके, उनका जो रेजिस्टेंस है, हैव ग्रेटर रेजिस्टेंस, उनका जो रेजिस्टेंस है वो ज्यादा होता है उनके कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल से, जिन मेटल से आपने एलॉय को बनाया है उनसे ज्यादा रेजिस्टेंस होता है। तो और क्योंकि आपको हीटिंग डिवाइसेस में ऐसे ही आपको मटेरियल की नीड है जिसकी हीटिंग पावर ज्यादा हो, तो इसीलिए आप किसको यूज करते हैं, अलॉयज को। तो अलॉयज हैव ग्रेटर रेजिस्टेंस देन देयर कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल्स, कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल्स। ये हो गया आपका पहले का रीजन। चलिए सेकंड की बात करते हैं। हाउस कनेक्शन जो है वो पैरेलल में करते हैं आप। तो पैरेलल में क्यों करते हैं, इसीलिए करते हैं पैरेलल के अंदर, क्योंकि पहली बात तो कि पहला रीजन तो ये है कि आप जो आपके डिवाइसेस हैं वो वोल्टेज पर रन करते हैं, मतलब जितनी अच्छी वोल्टेज उनको मिलेगी उतना वो अच्छा रन करेंगे। जितनी अगर उनको सेम वोल्टेज मिलती है, 220 मिलती है, 220 उनकी रेटिंग है, तो वो अच्छा वर्क करेंगे ज्यादा। पहला रीजन। दूसरा रीजन ये है कि पैरेलल में अगर एक डिवाइस खराब हो जाती है तो बाकी सारी डिवाइसेस जो है वो आपकी वर्क कंटिन्यू करती हैं, वो चलती रहती हैं। ठीक है, जबकि सीरीज में ऐसा नहीं होता है। सीरीज में ऐसा होता है कि अगर एक डिवाइस रुक गई तो बाकी सब रुक जाएंगी। तो आप नहीं चाहेंगे कि अगर आपका एक घर का एक बल्ब फ्यूज हो जाए तो बाकी सारी डिवाइसेस बंद हो जाएं, तो इसीलिए आप क्या करते हैं, पैरेलल कनेक्शंस करते हैं। तो आपने लिखना है इन पैरेलल कनेक्शन, ठीक है, इन पैरेलल कनेक्शन
पैरेलल समझ आ रहा है? ये दो लाइन हम तो भी ऐसे ही बनाते थे, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो देख लीजिए। कमेंट में बताना है कौन कौन, आप सभी कमेंट में बताएंगे कि कौन कौन यूज करता है पैरेलल के लिए ये जो साइन यूज करता है। हम जितने भी शॉर्टकट मैक्सिमम हो सकते थे हम सारे शॉर्टकट यूज करते हैं लिखते टाइम, ठीक है। तो इन पैरेलल कनेक्शन वोल्टेज across each device is same and one device if लिख लीजिए ना, if one device stops working then it has no effect on others। तो इससे क्या होगा कि इसका जो इफेक्ट है बाकी किसी डिवाइस पर नहीं आएगा, ठीक है। बाकी किसी डिवाइस पर इसका इफेक्ट नहीं आएगा अगर एक डिवाइस स्टॉप कर देती है, रुक जाती है काम करना। तीसरा, फ्यूज वायर का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लो रखा जाता है। एमपी को मध्य प्रदेश तो नहीं पढ़ रहा कोई, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट पढ़ना है आपने। तो मेल्टिंग पॉइंट जो है किसी भी फ्यूज वायर का वो लो रखा जाता है। ऐसा क्यों है? इसका रीजन ये है कि जब शॉर्ट सर्किटिंग होती है, जब ज्यादा करंट फ्लो होता है सर्किट के थ्रू, घर के अंदर ज्यादा करंट आ जाता है सर्किट में, तो उस टाइम पे होता क्या है कि वायर्स का रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है। रेजिस्टेंस बढ़ जाता है तो वो क्या करते हैं, मतलब वो उनका जो है वो हीट ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं। अब आपको क्या चाहिए कि जो आपका फ्यूज वायर है वो क्या करे, जब ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो तो वो पिघल जाए और पिघल के कनेक्शन तोड़ दे, ताकि घर जो है, घर के डिवाइसेस रप्चर ना हो ड्यूरिंग शॉर्ट सर्किट। तो अब वही करता है आपका लो मेल्टिंग पॉइंट वाला कोई भी मटेरियल। अगर आप क्या करेंगे, जब ज्यादा हाई इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर आएगी तो वो मेल्ट हो जाएगा और घर का कनेक्शन तोड़ देगा, जिससे कि आपका जो है कोई खराब नहीं होगा, सारी चीजें बच जाएंगी खराब होने से। तो इसमें आप क्या लिख सकते हैं, टू एंश्योर मेल्टिंग ऑफ फ्यूज टू कट द कनेक्शन, है ना, कनेक्शन को कट करने के लिए जरूरी है ये लो मेल्टिंग पॉइंट, टू एंश्योर मेल्टिंग ऑफ फ्यूज टू कट द कनेक्शन ड्यूरिंग शॉर्ट सर्किटिंग। शॉर्ट सर्किट के टाइम पर क्या हो जाए, ये एंश्योर हो जाए, ये पक्का हो जाए कि आपका जो सर्किट है वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, जो सर्किट है वो कट जाएगा। किसकी वजह से, किसकी हेल्प से, फ्यूज की हेल्प से। फ्यूज आपका मेल्ट हो जाएगा, जितनी भी उसकी रेटिंग होगी, 5 रेटिंग, मतलब 5 एम्पियर का है या 15 एम्पियर का है, जनरली यही दो यूज होते हैं। लास्ट वाला है अर्थ वायर कनेक्ट करते हैं आप इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के अंदर। तो ऐसा क्यों करते हैं, तो जब शॉर्ट सर्किट हो जाता है, शॉर्ट सर्किट या कभी भी अगर शॉर्ट सर्किट भी ना हो, अगर आप डिवाइसेस जो यूज कर रहे हैं अगर उनकी मेटेलिक बॉडी है तो उसमें चांसेस रहते हैं करंट आने के, और वो करंट किसी यूजर को भी लग सकता है। तो आप नहीं चाहेंगे कि किसी को वो करंट लगे, इसलिए हम अर्थ वायर का यूज करते हैं और वो करंट जो है वो पास होकर सारा अर्थ के अंदर चला जाता है। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, इसमें आप लिखेंगे टू प्रिवेंट शॉक टू यूजर्स बिकॉज ऑफ द मेटेलिक बॉडीज ऑफ डिवाइसेस। जो डिवाइसेस आप यूज कर रहे हैं उनकी मेटेलिक बॉडीज की वजह से यूजर को करंट ना लगे। हालांकि इसकी कोई स्पेसिफिक सेंस नहीं बनी है, बट बात मेन चीज ये है कि बात आपको समझ में आ गई है तो आप इसको लिख लेंगे, ठीक है, अपनी लैंग्वेज में आपने लिख लेना है इसको अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 8 शुरू कर लेते हैं अभी, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 है अपना ये। क्वेश्चन को देख के डरना बिल्कुल नहीं है, बड़ा क्वेश्चन बेशक देखने में लग रहा है लेकिन क्वेश्चन काफी आसान है। आपने क्या करना है, एक स्कीमेटिक डायग्राम बनाना है। एक डायग्राम बनाना है मतलब कि एक बैटरी हो जिसमें कि 3 सेल्स हो 2 वोल्ट ईच के। तो लीजिए आपने बैटरी बना दी 3 सेल की, ठीक है। अब ये क्योंकि 2 वोल्ट है तो टोटल इसका जो है पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा 6 वोल्ट। अच्छा जी, और क्या जोड़ना है इसमें, एक कॉम्बिनेशन ऑफ 3 रजिस्टर, एक कॉम्बिनेशन जोड़ना है इसमें 3 रजिस्टर्स का। चलिए 10 20 एंड 30 ओम के तीनों जो है पैरेलल में कनेक्टेड हैं। तो पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो कुछ ऐसे होंगे, समथिंग लाइक दिस, है ना। तो इस तरह से आपने ये ले लिया, आपने रजिस्टर ले लिए, कितने कितने ओम के हैं, 10 20 और 30 ओम, ठीक है। इसके बाद एक प्लग की है, यानी कि समथिंग लाइक दिस, और इसके बाद है एक एमीटर लगाया हुआ है ना,
एक एमीटर लगाया हुआ है, तो एमीटर आप ऐसे लगा देंगे और इसको कर देंगे कनेक्ट, क्योंकि और कुछ इन्होंने सर्किट में लगाने के लिए बोला नहीं है। ये सारी चीजें सीरीज में कनेक्टेड है, सीरीज में आपने लगा दिया 6 वोल्ट की बैटरी, 10 20 30 ओम लिख दिया, ये इधर से प्लस है तो इसका ये प्लस रहेगा, ये माइनस रहेगा। इसके बाद ये आपकी की है, ये अभी ओपन कंडीशन के अंदर है, ओपन नहीं मतलब आप समझिए कि सर्किट ओपन है, मतलब ओपन भी नहीं, ऑन है सर्किट, तो स्विच क्लोज है ना, स्विच क्लोज होता है तब सर्किट ऑन होता है। अगर आप इस की को निकाल लेंगे तो ये सर्किट ओपन हो जाएगा और उस टाइम पर कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। अभी करंटली क्या है, करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो अभी बच के रहना है, ज्यादा टच करेंगे इसको तो करंट वरंट ना लग जाए, क्योंकि करंट फ्लो कर रहा है। इसके बाद जो है, अब बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की। तो फर्स्ट पॉइंट में पूछा है करंट इन ईच रजिस्टर, हर रजिस्टर का करंट पूछा है, तो कैसे निकाल लेंगे ईच रजिस्टर का करंट। देखिए वोल्टेज जो है हर एक के अक्रॉस सेम रहेगी, क्योंकि पैरेलल में है, सबके अक्रॉस वोल्टेज सेम रहेगी, तो आप जो है कैसे निकालेंगे करंट, आई का फॉर्मूला है आई इक्वल टू वी बाई आर, ठीक है। तो अगर आपने I1 निकालना है तो V तो सेम रहेगा, तो R1 चेंज हो जाएगा। कैसे निकलेगा, V वोल्टेज है 6 वोल्ट अपॉन R1 कितना है आपका, रेजिस्टेंस 1 कितना है 10, तो 6 अपॉन 10 कितना हो जाएगा 0.6 एम्पियर, यूनिट नहीं भूलना। I2 कितना हो जाएगा V अपॉन R2, तो वोल्टेज आपकी 6 ही है, इसमें ये 20 हो जाएगा, तो ये इसका हाफ हो जाएगा है ना, 0.6 का हाफ कितना हो जाएगा 0.3 एम्पियर। इसके बाद I3 की मैं बात करूं, अगर V अपॉन R3 हो जाएगा, ये हो जाएगा सर आपका 6 अपॉन 30, तो 6 5 जा 30, 1 अपॉन 5 यानी कि 0.2 एम्पियर, ठीक है। ये हुए आपके करंट हुए, ये इंडिविजुअल करंट्स हो गए। इसके बाद सेकंड पार्ट में पूछा है टोटल करंट, तो कुछ नहीं करना, इन सबको जोड़ दो, टोटल करंट निकल के आएगा आई इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, जो कि है आपका 0.6 प्लस 0.3 प्लस 0.2, कितना हो गया, 6 3 9 2 11 यानी 1.1 एम्पियर। लास्ट पार्ट क्वेश्चन का क्या कहता है, टोटल रेजिस्टेंस निकालिए। तो टोटल रेजिस्टेंस आप कैसे निकालते हैं पैरेलल में, 1 अपॉन आर इक्वल टू 1 अपॉन R1 जो कि 10 है, 1 अपॉन R2 जो कि 20 है, 1 अपॉन R3 जो कि 30 है, इनका एलसीएम लेंगे तो 60 आ जाएगा, ठीक है। 10 6 जा 60 प्लस 2 3 जा 60 प्लस 3 2 जा 60, तो कितना हो गया 6 3 9 2 11 अपॉन 60, ठीक है। और इसका क्योंकि मैं रेसिप्रोकल करूंगा तो ये आ जाएगा 60 अपॉन 11 ओम, ये आ गया आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है आपका हो गया। क्वेश्चन देखने में हार्ड लग रहा था, लेकिन क्वेश्चन क्या है काफी इजी है, थोड़ा सा बस कैलकुलेटिव है और कुछ नहीं। चलिए भाई लास्ट के दो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात कर रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉ फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ इट इज 55 ओम, ठीक है। और कैलकुलेट इज वोल्टेज, वोल्टेज क्या होती है पावर, ये वोल्टेज क्या है, वोल्ट किसकी यूनिट है पावर की, तो आपने समझ जाना है कि पावर पूछी है। तो पहले तो करंट निकाल लेते हैं ना, करंट निकालने के लिए आपके पास ओम्स लॉ है, आई इक्वल टू वी बाई आर, वोल्टेज कितनी दी है आपको 220 वोल्ट दी है, अपॉन में आपका रेजिस्टेंस कितना है 55 ओम है, 11 से इसको कट करते हैं, 11 2 22 और 0, ये 11 5 जा, यहाँ 5 4 जा 20, तो कितना आ गया आपका 4 एम्पियर आपका करंट आ गया। इसके बाद आपने पावर निकालनी है, पावर का पावर आप कैसे निकाल सकते हैं, तो आई स्क्वायर आर निकाल सकते हैं या वी स्क्वायर बाई आर से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं वी स्क्वायर बाई आर से निकालूं, तो मेरा वोल्टेज का स्क्वायर वी कितना दिया है 220, तो 220 का स्क्वायर यानी 220 इंटू 220 अपॉन में आपका रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कितना है 55, तो 220 अपॉन 55 आपने अभी देखा था कितना आया था 4, और ये हो जाएगा आपका 4 2 जा 8 4 2 जा 8 और 0, तो इतने वोट ये आपका आ जाएगा, ठीक है। अगर किलोवाट में आपने कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड करेंगे, तो 0.88 किलोवाट ये आ जाएगा। तो इस तरह से भी आप क्या कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 9। 10 की बात कर लेते हैं जल्दी से। तो ये पूछ रहे हैं एक इलेक्ट्रिक यूनिट को रिप्रेजेंट करिए जूल में या वोल्ट सेकंड में। तो जो आपकी इलेक्ट्रिक यूनिट है उसको आप बोलते हैं किलोवाट आवर। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक यूनिट जो है आपकी, जो आपका बिल आता है वो यूनिट्स में आता है, और यूनिट क्या होती है 1 किलोवाट आवर। अच्छा 1 किलोवाट आवर को मैं अगर कन्वर्ट करूं वोट सेकंड या जूल में कन्वर्ट करूं तो कैसे होगा, अच्छा किलो को मैं वोट में कन्वर्ट करता हूं तो 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 1 इंटू 1000 इंटू, अच्छा किलोवाट को वोट वोट में कर लिया 1000 से मल्टीप्लाई करके। इसके बाद आर को आपने किस में कन्वर्ट करना है, सेकंड में कन्वर्ट करना है, वोट सेकंड है ना,
तो आर को सेकंड में कैसे कन्वर्ट करोगे, 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो मिनट में आ जाएगा, फिर एक और 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेकंड में आ जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, 6 6 या 36 इंटू कितनी जीरोस हैं, 1 2 3 4 5 यानी 10 की पावर 5। अब इसको अगर मैं लिखूं साइंटिफिक नोटेशन के अकॉर्डिंग तो मैं यहाँ पॉइंट लगाऊं और एक पावर बढ़ा दूं, तो इसको मैं लिख सकता हूं 3.6 इंटू 10⁶ जूल या फिर वोट सेकंड। ये आप बता सकते हैं कि इतना जो है आपकी एक इलेक्ट्रिक यूनिट के अंदर होता है। दूसरा आपसे पूछा है कि अगर अप्रैल के मंथ में आपने एक आयरन चलाई जिसकी 500 वोट जो है उसकी रेटिंग है, और तो आपका बिल कितना बनेगा महीने का। अच्छा, इन्होंने एक काम नहीं करा भाई, एक काम इन्होंने क्या नहीं करा, इन्होंने यूनिट का आपको कॉस्ट नहीं दी कि जो है आपकी पर यूनिट की कॉस्ट कितनी है। तो मान लीजिए कि आपको 5 रुपीज दी है, मैं कॉस्ट और लिख लेते हैं हम कुछ ना कुछ, ₹5 पर यूनिट। यूनिट की कॉस्ट क्या दी है, 5 रुपए पर यूनिट। तभी तो आप बिल बना पाएंगे। बिल कैसे पता चलेगा, तब पता चलेगा जब कॉस्ट पता होगी हर यूनिट की। तो देख लेते हैं जल्दी से। तो एनर्जी कैसे निकालेंगे आप, एनर्जी निकालेंगे, कैसे निकालेंगे एनर्जी, पावर इनटू टाइम। एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, पावर इनटू टाइम। तो पावर कितनी है, 500 वोट, तो 500 लिख लिया। अब ये वोट में है क्योंकि आपको किलोवाट में चाहिए, किलोवाट आर बनाना है ना, यूनिट तभी तो बनेगी। तो किलोवाट में चाहिए तो आप इसको 1000 से डिवाइड कर लेंगे, इनटू फिर क्या करेंगे आप इसको, आपको आर में चाहिए तो 2R दे रखा है ऑलरेडी, ठीक है, 2R दे रखा है। तो ये कितना हो गया, 5000 इंटू 2, तो कितना वो 500 इंटू 2 कितना हो गया 1000, और अपॉन में भी 1000 हो गया। 1000 अपॉन 1000 कितना आ गया, 1 यूनिट आ गया। कितना आ गया, 1 यूनिट, ठीक है, 1 यूनिट आ गया। अभी ये एनर्जी निकली है एक दिन की, मंथ की बात कर रहे हैं अप्रैल की। अप्रैल में कितने डेज होंगे, जनवरी में 31, फेब में 28, फिर मार्च में 30, आपके कितने होंगे 31, और अप्रैल में कितने होंगे 30 डेज होंगे। तो टोटल जो है आपके 30 डेज होंगे। तो 30 डेज के लिए आप क्या करेंगे, इसमें जो है मल्टीप्लाई कर देंगे। कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 30 से। ये एक यूनिट जो है आपकी एक दिन की है, तो 30 डेज की कितनी यूनिट होगी, 30 यूनिट्स होगी। इसको मैं भी रब कर देता हूँ, थोड़ी सी जगह की थोड़ी प्रॉब्लम है, स्पेस थोड़ा कम है, तो इसको अभी के लिए रब कर देते हैं। आपने देखा कि एक डे में एक यूनिट खर्च हो रही है, तो अप्रैल के मंथ में जिसमें 30 डेज होते हैं, तो पर डे लगाएं तो 30 इंटू 1 कितना आ जाएगा, 30 यूनिट्स टोटल आ जाएंगी। अच्छा, बिल की मैं बात करूं तो बिल मेरा कितना बनेगा, तो टोटल यूनिट्स इनटू क्या कर देंगे आप, कॉस्ट ऑफ यूनिट कर देंगे, यूनिट की जो कॉस्ट दे रखी है वो कर देंगे। तो टोटल यूनिट कितनी आई है, 30 यूनिट आई है, इनटू पर यूनिट की कॉस्ट कितनी दी है, 5 दी है, तो 5 6 5 3 जा 15, तो 150 रुपीज क्या आ जाएगा आपका बिल आ जाएगा। ऑल तो इतना आता नहीं है, कभी इतना कम बिल आपको कभी मिलेगा नहीं, लेकिन क्योंकि हम पर्टिकुलरली सिर्फ आयरन की बात कर रहे हैं, तो कितना आ जाएगा, 150 रुपीज आपका बिल आ जाएगा, ठीक है। ये रहे आपके चैप्टर के 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन लिए जाते हैं, ये जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा चैप्टर के अंदर आते हैं। अगर आपके कोई ऐसे दोस्त बंधु हैं, सखा साथी हैं, जो कि अभी प्रिपरेशन जिन्होंने स्टार्ट भी नहीं करी है, और वो चाहते हैं कि उनको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऐसे मिल जाएं कि जिनसे उनकी प्रिपरेशन तो हो ही जाए, साथ साथ उनका रिवीजन हो जाए और एग्जाम की एक अच्छी सी तैयारी हो जाए, तो ये वीडियो आप उनको जरूर फॉरवर्ड कीजिए। ये काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। अलोंग विद दैट, इन क्वेश्चन को आप पूरी ऑनेस्टी के साथ अगर सोल्व करेंगे तो ये आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे, क्योंकि ये वो कंसेप्ट है जो एग्जाम्स के अंदर सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। चैनल के जो है आपको डिस्क्रिप्शन में, मतलब हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। हमारा स्टडी सेज का टेलीग्राम चैनल है, उस पर हमने सारे नोट्स अपलोड कर रखे हैं साइंस के। शॉर्ट नोट्स है काफी, और हैंड रिटन है, मैंने खुद से लिखे हैं, तो आपको पढ़ने में आसानी रहेगी। अगर आपने अभी तक नोट्स नहीं बनाए हैं तो वो आपके लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लीजिए, क्योंकि वीडियोस अब रेगुलर आने वाली हैं। तो आपकी बोर्ड की जो प्रिपरेशन है, जो भी कुछ आपने अभी तक करा है, उसका एक अच्छा सा रिवीजन आपको मिल जाएगा। थैंक यू।